पशुधन और श्वेत क्रांति पढ़ते हैं। ये तो हम लोग बचपन से जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे बड़ा पशुधन वाला देश है। पशुओं की सर्वाधिक संख्या वाला देश भारत है और साथ में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला देश भी भारत है। ये अलग बात है कि भारत में जो जलवायु है वो पशुपालन के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। पशुपालन के लिए अच्छी जलवायु होती है समशीतोष्ण, जैसे कि यूरोप होता है, अमेरिका होता है, रूस होता है, चीन होता है ना। रूस, चीन, यूरोप, अमेरिका, यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होती है, मतलब ठंडी होती है। ऐसी जलवायु पशुपालन के लिए उत्तम होती है। लेकिन भारत में ऐसी जलवायु केवल पंजाब, हिमाचल प्रदेश क्षेत्रों में पाई जाती है, जो कि हिमालय के करीब है ना। तो हिमालय और हिमालय के पास वाले राज्यों में पशुपालन के लिए अच्छी जलवायु है, लेकिन अधिकतर भारत की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र है, मतलब गर्म और नम। उष्ण आर्द्र जलवायु में अच्छे पशुओं का विकास नहीं होता है, इसलिए भारत में ज़्यादातर पशु घटिया पाए जाते हैं। इसलिए और साथ ही भारत में बीमारियां भी बहुत ज़्यादा हैं पशुओं में। भारतीय जो पशुधन है वो बीमारी से ग्रस्त रहता है ज़्यादातर। तो लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया में सर्वाधिक पशुधन वाला देश है और सर्वाधिक दुग्ध उत्पादकता भी भारत में पाई जाती है। भारत में पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक प्रमुख स्रोत है और रोजगार का एक प्रमुख वैकल्पिक माध्यम होता है। रोजगार का प्रमुख माध्यम तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि है, इसलिए पशु व्यवसाय यानी पशुपालन रोजगार का वैकल्पिक माध्यम और आजीविका का प्रमुख स्रोत है। पशु जनगणना या पशु गणना 2007 के अनुसार दुनिया की 57% भैंसें और 17% बैल और गाय भारत में पाए जाते हैं। भारतीय ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में पशुधन का बड़ा महत्व है। भारतीय ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्व का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि भारत में जो कृषि उत्पादन होता है, सालाना कृषि उत्पादन, उसमें 20% योगदान पशुधन का है। पशुपालन को भी कृषि में ही गणित किया जाता है। पशुपालन को कृषि में ही गणना किया जाता है, अलग से नहीं किया जाता है। जो कृषि क्षेत्र है उसी के अंतर्गत हम पशुपालन को भी लेते हैं। तो भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन के महत्व का अंदाजा हम इस बात से लगाते हैं कि भारत के कुल कृषि उत्पादन में पशुधन का योगदान लगभग 20% है। योजना आयोग के अनुसार भारत में 1,80,00,000 लोग, लगभग 1,80,00,000 लोग पशुपालन व्यवसाय से आजीविका पाते हैं। यानी योजना आयोग के अनुसार भारत में लगभग 1,80,00,000 लोग पशुपालन व्यवसाय में लगे हुए हैं। पशुपालन भारत में केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था में भी रोजगार का एक महत्वपूर्ण जरिया बनता जा रहा है ना। केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नहीं बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था में भी रोजगार का एक महत्वपूर्ण जरिया बनता जा रहा है, क्योंकि दुग्ध उत्पादों की मांग कहाँ है? ज़्यादातर शहरों में है। चाहे डेयरी जो उत्पाद होते हैं, डेयरी उत्पाद के रूप में शहरों में ज़्यादा मांग है। शहरों में कच्चा माल की मांग तो है ही, कच्चा माल मतलब दूध, लेकिन शहरों में डेयरी उत्पादों की मांग भी ज़्यादा है, जैसे पनीर, खोया, चॉकलेट, इसके अलावा तमाम तरह के ड्रिंक है ना, जो कि दुग्ध उत्पादों से बनाए जाते हैं, जो कि दुग्ध उत्पाद होते हैं। तो इसके चलते जो डेयरी उद्योग हैं वो ज़्यादातर शहरों के आसपास लगाए जाते हैं। इससे शहरों के लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो पशुपालन केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ही नहीं बल्कि शहरी अर्थव्यवस्था में ही रोजगार का महत्वपूर्ण जरिया बन रहा है धीरे धीरे भारत में। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में नए रोजगार नहीं बन पा रहे हैं, है ना। कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो रहा है। इसका रीजन ये भी है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र का अधिकतम विस्तार हो चुका है, उसे हम बढ़ा नहीं सकते। और साथ ही कृषि विकास दर 4% के आसपास ठहर गई है। कृषि विकास दर 4% के आसपास ठहर जाने का मतलब उत्पादन ठहर गया है, तो नया रोजगार कहां से बनेगा? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्षेत्र में नए रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन पशुधन से संबंधित रोजगार में लगातार वृद्धि हो रही है। भारत में पशुधन से संबंधित रोजगार में लगातार वृद्धि हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत में भले ही शुद्ध बोए गए क्षेत्रों का अधिकतम विस्तार हो चुका है, लेकिन पशुपालन व्यवसाय की गुंजाइश लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि दुग्ध उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। तो भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, दुग्ध उत्पादों की मांग लगातार बढ़ रही है, इसलिए पशुपालन व्यवसाय के सामने अभी बहुत संभावनाएं हैं भारत में, है ना। भले ही कृषि क्षेत्र में रोजगार नहीं पैदा हो रहे हैं, लेकिन पशुपालन व्यवसाय में रोजगार की अभी असीम संभावनाएं हैं। भारत में ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में
पशुपालन का महत्व कई कारणों से बढ़ रहा है ना, कई कारणों से बढ़ रहा है। तो भारतीय ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व क्या है, आइए देखते हैं। कुछ महत्व आपने देखा, कुछ महत्व अब देखते हैं। भारत में ज्यादातर सीमांत और छोटे किसान पाए जाते हैं। भूमिहीन और सीमांत किसान पाए जाते हैं भारत में, है ना। सीमांत किसान मतलब जिनके पास भूमि बहुत कम होती है या बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। तो ज्यादातर सीमांत और भूमिहीन किसान पाए जाते हैं। तो जो भूमिहीन किसान होते हैं उनके लिए पशुपालन रोजगार का मजबूत वैकल्पिक माध्यम होता है, रोजगार का महत्वपूर्ण जरिया प्रदान करता है पशुपालन। खेती तो कर नहीं कर सकते क्योंकि जमीन नहीं है, लेकिन रोजगार के लिए पशुपालन उनके लिए महत्वपूर्ण माध्यम बनता है। ऐसे वर्गों को पशुधन विकास कर सकें, इसके लिए सरकार आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। जैसे अगर किसी के पास जमीन नहीं है तो उसको रोजगार करना है तो बैंक से लोन ले सकता है, सब्सिडाइज्ड लोन मिल जाता है उसको। या फिर ऐसे भी स्कीम होती है कि चलो 50,000 रुपये तुम लगाओ तो 50,000 सरकार दे देती है, ताकि वो पशुपालन कर सकें और रोजगार अपना या आजीविका चला सकें, रोजगार कर सकें। तो ऐसे वर्गों को सरकार पशुधन विकास के लिए ऋण सुविधा, सब्सिडाइज्ड ऋण सुविधा भी प्रदान करती है। इसके अलावा श्वेत क्रांति हुआ भारत में, है ना। श्वेत क्रांति हुआ था तो उसकी श्वेत क्रांति की नीति के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में उत्तम नस्ल के पशु भी धीरे धीरे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हालांकि भारत की जलवायु उष्ण आर्द्र है, जहां पे ज्यादातर घटिया नस्ल के पशु पाए जाते हैं, लेकिन श्वेत क्रांति के बढ़ते महत्व के चलते या उसकी नीति के चलते उत्तम नस्ल के पशु भी ग्रामीण क्षेत्रों में मुहैया कराए जा रहे हैं। पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, भारत में पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने के लिए आयातित चारे की सुविधा भी दी जा रही है। भारत में अच्छी कोटि का चारा नहीं होता है, इसलिए आयातित चारे की सुविधा भी पशुपालकों को दी जा रही है। इसके अलावा भारत में पशु स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का भी विस्तार हुआ है। भारत में पशु स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का भी विस्तार हुआ है। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्रों का अधिकतम विस्तार हो चुका है, उसे हम और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जबकि पशुधन विकास के क्षेत्र में अभी भी व्यापक संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। इससे पशुधन विकास के क्षेत्र में अभी भी व्यापक संभावना है। भारत में जो पशु उत्पाद होते हैं वो श्रम सघन होते हैं और साथ ही कम लागत के होते हैं पशु उत्पाद, इसलिए उनका मूल्य कम होता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय पशु उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि भारत में जो दुग्ध उत्पाद होते हैं उनका मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होता है। भारत में जो छोटे किसान होते हैं, भूमिहीन किसान होते हैं, भूमिहीन किसानों के लिए पशुपालन का विशेष महत्व है। वास्तव में पशुपालन का विशेष महत्व भूमिहीन किसानों के संदर्भ में ही है, क्योंकि जो किसानों के पास भूमि है और जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं वो पशुपालन को उतना महत्व नहीं दे पाते। पशुपालन को वही किसान ज्यादा महत्व दे पाते हैं जो भूमिहीन है। तो भूमिहीन किसानों के संदर्भ में पशुपालन का महत्व ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ जाता है। इसको हम इस उदाहरण से देख सकते हैं कि भारत में भूमिहीन किसानों के पास 16% भूमि पशु संसाधन है। भूमिहीन किसानों के पास कुल कितना पशु संसाधन है? 16%। जबकि देश के दुग्ध उत्पादन में इनका योगदान कितना है? 20% है। इसका मतलब क्या है कि भूमिहीन किसानों के जो डेयरी फार्म होते हैं उनकी उत्पादकता ज्यादा है। भूमिहीन किसानों के पास केवल 16% पशु संसाधन, जबकि इनकी उत्पादकता, कुल उत्पादन में इनका योगदान 20% है। इससे आशय क्या निकलता है? इससे आशय ये निकलता है कि बड़े दुग्ध फार्मों की तुलना में छोटे किसानों के दुग्ध फार्म कहीं ज्यादा उत्पादकता रखते हैं, है ना। यही कारण है कि पंजाब में 20% किसान भूमिहीन हैं। यही कारण है कि पंजाब में जहां 20% भूमिहीन किसान रहते हैं, उसके बावजूद वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत 5% से भी कम है। हाँ, तो छोटे किसानों के दुग्ध फार्म अधिक उत्पादकता रखते हैं। यही कारण है कि पंजाब में जहां 20% भूमिहीन किसान हैं, उसके बावजूद वहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों लोगों की संख्या कितनी है? केवल 5% है। यानी ये भूमिहीन किसान जो 20% है, ये सारे गरीबी रेखा से नीचे नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये
दुग्ध फार्म खोले हुए हैं, भूमिहीन है, दुग्ध फार्म खोले हुए हैं, रोजगार करते हैं, अच्छा खासा आय कमा लेते हैं, जमीन नहीं उसके बावजूद आय कमा लेते हैं। इसलिए पंजाब में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत केवल 5% से भी नीचे है। वास्तव में हमने कहा था कि भूमिहीन किसानों के संदर्भ में पशुपालन का विशेष महत्व है। समस्याएं पर हम बाद में आएंगे, यहाँ पे शीर्षक दिया हुआ समस्याएं बाद में पढ़ेंगे। अभी हम महत्व पढ़ रहे हैं, महत्व अभी कंटिन्यू है। ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था में पशुपालन का महत्व। तो भूमिहीन किसानों ने ही पश्चिमी भारत में दुग्ध क्रांति को सफल बनाया था। पश्चिमी भारत यानी राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में श्वेत क्रांति के आगमन में भूमिहीन किसानों ने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा महत्व में अगला टॉपिक है पशुधन विकास से अनेक प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति होती है। पशुधन का विकास अगर हम करेंगे तो बहुत से कच्चे माल की प्राप्ति होती है, जिससे अनेक प्रकार के रोजगारों का अनेक प्रकार के उद्योगों और परिणाम स्वरूप रोजगार का विकास होता है। ऐसे कौन कौन से उद्योगों का विकास होता है? जैसे डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, है ना, चमड़ा उद्योग, औषधि निर्माण उद्योग। तो पशुधन विकास से अनेक प्रकार के कच्चे माल की प्राप्ति होती है, जिससे अनेक प्रकार के उद्योगों और रोजगार को बढ़ावा मिलता है। कौन कौन से उद्योग हैं? जैसे डेयरी उद्योग, ऊन उद्योग, चमड़ा उद्योग और औषधि निर्माण उद्योग इत्यादि के विकास में ये सहायक होते हैं। इसके अलावा पशुधन विकास से नई आवश्यकताओं का उद्भव होता है। जैसे अगर पशु पालन करते हैं आप, तो आपको बहुत सी चीजें रखनी पड़ेंगी, जैसे उनको बांधने के लिए चेन, खूंटा, उनके खाने के लिए जो बर्तन होता है ना। तो पशुधन विकास से कुछ नई आवश्यकताओं का जन्म होता है और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ सहायक उद्योगों का भी विकास होता है, और इन उद्योगों के विकास से रोजगार बढ़ता है। तो पशुधन विकास के लिए अनेक नई आवश्यकताओं का उद्भव होता है, जिससे सहायक उद्योगों का भी विकास होता है। जैसे पशु आहार निर्माण से संबंधित उद्योग, पशुओं के रखरखाव के लिए उपकरणों से संबंधित उद्योग, मुर्गी पालन उपकरण से संबंधित उद्योग, है ना। तो नए उद्योगों का इससे विकास होता है। पशुधन ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कार्यों के लिए श्रम की सुविधा उपलब्ध कराता है। जो पशु होते हैं कृषि कार्य में श्रम की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, यानी पशुधन ग्रामीण ऊर्जा के भी महत्वपूर्ण स्रोत हैं। आप महत्व पर चर्चा कर रहे हैं, पशुधन का महत्व। तो पशुधन कृषि कार्य में श्रम की सुविधा उपलब्ध कराते हैं, यानी ग्रामीण ऊर्जा के ये महत्वपूर्ण स्रोत हैं। छोटे किसानों द्वारा इनका उपयोग कैसे किया जाता है? छोटे किसानों द्वारा इनका उपयोग खेतों को जोतने में किया जाता है, अपने कृषि उत्पादों को बाजारों तक पहुंचाने में किया जाता है, जैसे बैलगाड़ी, है ना। इसके अलावा पशुओं से और क्या प्राप्त होता है? गोबर और मलमूत्र प्राप्त होता है। पशुओं से प्राप्त जो गोबर और मलमूत्र होता है वो प्राकृतिक खाद के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। गोबर और मलमूत्र से बायोगैस प्राप्त होता है, यानी बायोगैस के रूप में सस्ते ईंधन की भी प्राप्ति होती है। पशुओं से उत्पन्न गोबर और मलमूत्र से बायोगैस के रूप में बायोगैस के रूप में सस्ता ईंधन भी प्राप्त होता है। और साथ ही बायोगैस प्लांटों से प्राकृतिक खाद भी मिलता है खेतों के लिए, जो कि बहुत उपजाऊ होता है। भारत में पशुधन विकास से संबंधित समस्याओं पर आते हैं। भारत में पशुधन विकास से संबंधित समस्याएं। पहली समस्या तो यही है कि भारत एक उष्ण आर्द्र देश है। पशुपालन के लिए अच्छी जलवायु समशीतोष्ण मानी जाती है। समशीतोष्ण जलवायु पशुपालन के लिए उत्तम मानी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए समशीतोष्ण जलवायु अमेरिका, यूरोप, है ना, मध्य एशिया, चीन, इन जगहों पर समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जो कि उत्तम नस्ल के पशुओं के विकास के लिए सहायक होता है। लेकिन भारत में अगर हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों को छोड़ दें तो अधिकतर भारत में उष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। उष्ण आर्द्र जलवायु में घटिया और कमजोर नस्ल के पशुओं का विकास होता है। यहाँ पर पशुओं की नस्ल घटिया होती है और साथ ही वो कमजोर होते हैं। इसके अलावा जो अत्यधिक आर्द्र क्षेत्र है, जैसे पूर्वी भारत और तटीय भारत के अत्यधिक जो आर्द्र क्षेत्र हैं, वहां पर पशुओं में बीमारी भी एक आम समस्या है, जिससे उनकी उत्पादकता काफी घट जाती है। तो भारत में पशुधन विकास से संबंधित समस्याएं पढ़ रहे हैं आप। भारत में दुग्ध पशुओं की संख्या सर्वाधिक है, निस्संदेह भारत में दुग्ध पशुओं की संख्या सर्वाधिक है। लेकिन दो कारणों से भारत में पशुओं की उत्पादकता कम पाई जाती है।
कम पाई जाती है, यानी प्रति पशु जो उत्पादन होता है वो भारत में कम है। सर्वाधिक पशुओं वाला देश है, इसलिए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाला देश बन गया है, लेकिन प्रति पशु जो उत्पादकता है वो भारत में कम पाई जाती है दो कारणों से। एक, पहला, भारत में ज्यादातर घटिया नस्ल के पशु पाए जाते हैं, इसलिए उत्पादकता कम पाई जाती है। और दूसरा, भारत में पशुओं का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है। उनका रखरखाव करने के लिए न तो पशुपालकों के पास उचित प्रशिक्षण है और न ही भारत में ऐसी सहायक व्यवस्थाएं हैं जिससे पशुओं का रखरखाव किया जा सके। तो दो कारणों से भारत में दुग्ध उत्पादकता काफी कम है, एक तो घटिया नस्ल और दूसरा रख रखाव काफी खराब है। जैसे गाय भैंसों को एक साथ बांध दिया जाता है, इससे बीमारियां फैलती हैं, है ना। गाय भैंसों को एक साथ बांध देना, उनको गंदा पानी पिलाना, सड़ी गली वस्तुएं खाते रहते हैं, सड़कों पर घूमते हुए सड़ी गली वस्तुएं खाते रहते हैं। और कई सारे पशुओं को छोटे आकार के अंधेरे बाड़े में डाल दिया जाता है रात भर, है ना, छोटे आकार के अंधेरे बाड़े में डाल दिया जाता है। इससे भी उनकी उत्पादकता घट जाती है, बीमारियां फैलती रहती हैं और आसानी से रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं। ये समस्या है। अगली समस्या क्या है? भारत में जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या की पहली आवश्यकता क्या है? दूध नहीं है, खाद्यान्न है। बढ़ती जनसंख्या की पहली आवश्यकता खाद्यान्न है, इसलिए भारत में अधिकाधिक भूमि को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत लाए जाने का दबाव बढ़ रहा है। इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा भूमि पर खाद्यान्न फसलें उगाओ, न कि पशुपालन करो। तो बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अधिकाधिक भूमि को खाद्यान्न फसल के अंतर्गत लाए जाने का भारत में दबाव बढ़ रहा है। इससे क्या है? भारत में चारागाह सिमटते चले जा रहे हैं। जो चारागाह हैं जहां पर घास उगती है, चारागाह क्षेत्र सिमटते चले जा रहे हैं। भारत में चारागाह क्षेत्र सिमटते जाने के दो दुष्प्रभाव ऊपर के सामने आते हैं। पहला, पशुओं के लिए अच्छा चारा नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी उत्पादकता घट जाती है। पशुओं को अच्छा चारा और पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे उनकी उत्पादकता घट जाती है। और साथ ही चारागाह कम है, इसलिए छोटे से चारागाह में गाय, अच्छी नस्ल के पशु और खराब नस्ल के पशु एक साथ चरते हैं। ठीक है, इससे नस्ल भी बिगड़ जाती है धीरे धीरे। मैं फिर से बता दे रहा हूं अगली समस्या। भारत में बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिकाधिक भूमि को खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत लाए जाने का दबाव बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा भूमि पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जा रहा है। इस कारण भारत में चारागाहों का अभाव है। चारागाहों की सुविधा यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, चारागाह सिमटते जा रहे हैं। चारागाहों की असुविधा या चारागाहों की सिमटते जाने के दो दुष्प्रभाव उभर कर सामने आते हैं। पहला, चारागाहों की कमी से पशुओं को उचित पोषण नहीं मिल पाता है, पर्याप्त चारा नहीं मिल पाता, जिससे उनकी उत्पादकता भी घट जाती है और उनकी श्रम शक्ति भी घट जाती है, कमजोर हो जाते हैं धीरे धीरे। दूसरा दुष्प्रभाव क्या है? चारागाहों की कमी से सभी अच्छे नस्ल और घटिया नस्ल के पशु एक ही चारागाह में चरते हैं, जिससे उनकी नस्ल बिगड़ जाती है। भारत में संकर नस्लों का विकास करने के लिए पर्याप्त कृत्रिम गर्भाधान केंद्र भी नहीं है। संकर नस्लों का विकास किया जा सकता है, जिससे कि नस्लें सुधारी जाती हैं। संकर नस्लों की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लेते हैं यूरोप की जो गाय है वो ज्यादा दूध देती है ना। यूरोप की गाय ज्यादा दूध देती है, स्वस्थ रहती है, हट्टी कट्टी रहती है। लेकिन जो भारत की गाय है वो कमजोर होती है, लेकिन उसके पास एक क्वालिटी है, भारत की गाय गर्मी को बर्दाश्त कर सकती है। अगर हम यूरोप की गाय उठाकर यहाँ ले आएंगे तो बचेगी नहीं, जल्दी ही मर जाएगी। यूरोप की गाय यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, दोनों के पास कुछ क्वालिटी है। यूरोप की गाय ज्यादा दूध देती है, हट्टी कट्टी होती है। भारत की गाय क्या है, भले ही कम दूध देती है, कमजोर है, लेकिन गर्मी सहने की क्षमता है। यदि हम इन दोनों नस्लों का संकरण करा दें तो एक ऐसी गाय बनेगी जो दूध भी ज्यादा देगी और गर्मी भी बर्दाश्त कर लेगी। तो भारत में पशुओं का संकरण होना चाहिए, लेकिन समस्या क्या है कि पशुओं का संकरण कराने के लिए यहाँ पर पर्याप्त कृत्रिम गर्भाधान केंद्र नहीं है। यह भी एक समस्या है। इसके अलावा भारतीय किसानों को पशुपालन की कला का पर्याप्त ज्ञान नहीं, उन्हें प्रशिक्षण भी नहीं है। नहीं प्रशिक्षण है, नहीं पशुपालन की कला का ज्ञान है, और नहीं यहाँ पर पशुओं की चिकित्सा के लिए पर्याप्त पशु चिकित्सक हैं। पशु चिकित्सकों की भी कमी है। ज्यादातर पशु रोगों से ग्रस्त होने के बाद बच नहीं पाते हैं यहाँ पर। अगली समस्या क्या है? भारत में पशुधन विकास पिछड़ा है। भारत में पशुधन विकास पिछड़ा है। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि भारत में पशुपालन को मुख्य पेशे के रूप में न लेकर पूरक व्यवसाय के रूप में लिया जाता है। भारत में पशुपालन को व्यापारिक स्तर पर नहीं किया जाता है। भारत में पशुपालन को उद्योग नहीं समझा जाता है, बल्कि इसे एक निर्वाह अर्थव्यवस्था के रूप में समझा जाता है, पूरक रोजगार के रूप में समझा जाता है, जिससे बस हमारा काम चल जाए। तो व्यापारिक स्तर पर पशुपालन यहां नहीं किया जाता है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक स्तर पर पशुपालन नहीं किए जाने से पिछड़ापन बना रहता है।
इन सभी कारणों से भारत में पशुधन विकास में पिछड़ापन बना हुआ है और साथ में प्रादेशिक विकास में असमानताएं भी बनी हुई हैं। पश्चिमोत्तर भारत की बात लेते हैं, अगली समस्या देख लेते हैं। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में क्या हुआ? दुग्ध क्रांति का आगमन हुआ, श्वेत क्रांति का आगमन हुआ था। पश्चिमोत्तर भारत की जो जलवायु है, पश्चिमोत्तर भारत मतलब पंजाब के क्षेत्र को ले लेते हैं, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र को। पश्चिमोत्तर भारत की जलवायु पशुपालन के लिए अनुकूल है ना? क्यों? क्योंकि वहां की जलवायु समशीतोष्ण है। समशीतोष्ण जलवायु पशुपालन के लिए अनुकूल होती है ना? तो पहला पॉइंट तो ये कि पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब हरियाणा की जलवायु पशुपालन के लिए अनुकूल है और वहां पर अच्छे नस्ल की पशुओं का विकास किया जा सकता है। साथ ही वहां पर हरित क्रांति का आगमन हो चुका है पंजाब हरियाणा में, तो वहां पर चारे की भी कमी नहीं है, चारा भी पर्याप्त है। साथ ही संकर नस्लों के विकास के लिए भी पंजाब हरियाणा की जलवायु अनुकूल है। क्यों? समशीतोष्ण है, वहां पर आसानी से संकर नस्लों का विकास हो जाता है। इन सभी कारणों से पश्चिमोत्तर भारत में दुग्ध क्रांति का आगमन हुआ, ऑपरेशन फ्लड का आगमन हुआ, श्वेत क्रांति का आगमन हुआ। इन सभी कारणों से, किन कारणों से? अनुकूल जलवायु, अच्छा चारा, क्योंकि हरित क्रांति हुई थी, चारे की कमी नहीं है। तीसरा, वहां की जलवायु संकर नस्लों के विकास के लिए भी उत्तम है। इन सभी कारणों से वहां पर श्वेत क्रांति का आगमन हुआ। इसके अलावा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी दुग्ध उत्पादन बढ़ा है, क्योंकि चारे की व्यवस्था की गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी दुग्ध उत्पादन बढ़ा है। लेकिन समग्र पूर्वी भारत, पूरा पूर्वी भारत और तटवर्ती भारत का जो क्षेत्र है, वहां पर दो कारणों से दुग्ध क्रांति का आगमन नहीं हो पाया। पूर्वी भारत और तटीय भारत में दो कारणों से न तो दुग्ध उत्पादन बढ़ाया जा सका और न ही दुग्ध क्रांति से वे लाभान्वित हुए। ये दो कारण क्या थे? एक तो उष्ण आर्द्र जलवायु जो पशुओं में बीमारियों का गढ़ होता है, बीमारियों का कारण होता है, और दूसरा वहां पर चारे की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, क्योंकि पूर्वी भारत और तटवर्ती भारत कृषि विकास में पिछड़े हैं, इसलिए वहां पर चारे की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। सुधार क्या किया जा सकता है? आप उपाय क्या बताएंगे? भारत में पशुधन विकास के लिए जरूरी उपाय क्या सुझा सकते हैं? सुझाइए। भारत में पशुधन विकास के लिए जरूरी उपाय। अच्छा, भारत में पशुधन विकास आवश्यक है, पहले यह भी थोड़ा सा बता दीजिए। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, हेडिंग डाल दीजिए, भारत में पशुधन विकास से संबंधित उपाय, है ना? सुधार की जरूरत क्यों? पहले क्यों बताइए। भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकता को पूरा करने के लिए केवल खाद्यान्न पर्याप्त नहीं है, पोषण स्तर तभी उठेगा जब दुग्ध उत्पाद भी यहाँ के बच्चों को मिलेगा। तो खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के लिए, ग्रामीण ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने के लिए, किसानों के पोषण को उठाने के लिए और उनके आय स्तर को उठाने के लिए, किसानों के पोषण और आय स्तर को उठाने के लिए पशुधन का विकास जरूरी है। इन सभी में पशुधन की महत्वपूर्ण भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यदि पशुधन का विकास करना है तो भारत में एक ठोस नीति की जरूरत है। वो नीति क्या हो सकती है? जैसे पहली नीति क्या हो सकती है? नस्ल। पहले तो नस्ल ही यहां पर खराब है, तो नस्ल सुधार का काम तेजी से हमें करना होगा। पशुओं की संख्या तो सबसे ज्यादा है भारत में, लेकिन नस्ल अच्छी नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि नस्ल सुधार का काम तेजी से करना होगा। विदेशी नस्ल और भारतीय नस्लों को मिलाकर एक उत्तम नस्ल बनाना होगा। इसके लिए केवल संकरण से काम नहीं चलेगा। संकरण के अलावा इसके लिए अच्छा, ऐसी नस्लों का भी विकास होना चाहिए जो भारत के सभी जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल हो। नस्लों का विकास किस तरह से हो? ऐसी नस्लों का विकास हो जो तमिलनाडु के भी अनुकूल हो, महाराष्ट्र के भी अनुकूल हो, और कुछ ऐसी नस्लें भी हो जो पंजाब उत्तर प्रदेश के लिए भी अनुकूल हो। सभी जलवायु क्षेत्रों के अनुकूल नस्लों की जरूरत है यहाँ पर। इसके लिए केवल संकरण से काम नहीं चलेगा। इसके लिए संकरण के अलावा भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक के साथ साथ जीनी परावर्धन, अरे जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा दो नस्लों के जीन को मिला दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीनी समायोजन, जेनेटिक समायोजन कहा जाता है। तो संकरण के साथ साथ, नस्लों को सुधारने के लिए संकरण के साथ साथ भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक का विस्तार करना होगा और साथ में जेनेटिक समायोजन द्वारा भी नस्लों को सुधारना होगा। उत्तम नस्ल के पशुओं का आयात भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। उत्तम नस्ल की ऐसी पशुएं जो कि भारत की उष्ण जलवायु को बर्दाश्त कर सकें। पशु रोगों का शीघ्र उपचार करना होगा। पशु रोगों का शीघ्र उपचार करने के लिए पशु चिकित्सालयों की केवल संख्या ही नहीं बढ़ानी पड़ेगी। पशु रोगों का शीघ्र उपचार करने के लिए पशु चिकित्सालयों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ हमें उन्हें दक्ष बनाना पड़ेगा, उनकी कुशलता भी बढ़ानी पड़ेगी ताकि वे शीघ्र उपचार कर सकें। वैज्ञानिक पशुपालन अगर किया जाना है हमारे देश में तो प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ानी होगी। प्रशिक्षण केंद्रों की गांव-गांव में स्थापना करनी होगी
ताकि वे पशुपालन का प्रशिक्षण दे सकें। पशुपालन का प्रशिक्षण जब किसानों को मिल जाएगा, उन्हें पशुपालन की कला का पर्याप्त ज्ञान होगा, तो इसे पशुओं में जो संक्रामक रोग तेजी से फैलता है उन पर भी रोक लग सकेगी। इसके अलावा रोगों का उपचार ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उत्तम चारे की व्यवस्था भी करनी होगी। उत्तम चारे की व्यवस्था के लिए हमें चारागाहों का विकास करना होगा और जरूरत पड़े तो आयातित चारे की सुविधा भी बढ़ानी पड़ेगी। किसानों को जागरूक बनाकर उन्हें आर्थिक सहायता देकर, है ना, किसानों को जागरूक बनाकर उन्हें आर्थिक सहायता देकर पशु व्यवसाय को व्यापारिक स्तर पर बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। जब तक उसे व्यापारिक स्तर पर नहीं लिया जाएगा, पशु व्यवसाय को एक उद्योग नहीं समझा जाएगा, तब तक पिछड़ापन बना रहेगा। इसलिए एक हद तक मानसिकता में बदलाव लाने की भी जरूरत है कि यहाँ के किसान पशुपालन को केवल निर्वाह का माध्यम न समझें, आजीविका निर्वाह का माध्यम न समझकर उसे रोजगार के रूप में लें। खासकर युवाओं में जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, युवाओं में शिक्षा बढ़ती जा रही है, नई दृष्टि वाले युवाओं का विकास हो रहा है जो कुछ नया करना चाहते हैं। ऐसे युवाओं को हम प्रशिक्षण अगर दें और उन्हें ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं तो भारत में बेरोजगारी से काफी हद तक निपटा जा सकता है। आज रोजगार का माध्यम आमतौर पर एक सरकारी नौकरी लिया जाता है, लेकिन अगर पशुपालन को हम उद्योग के रूप में अपनाना चाहें तो पढ़े लिखे युवाओं को पशुपालन का पर्याप्त प्रशिक्षण देकर और उन्हें कुछ ऋण सुविधा, सस्ती ऋण सुविधा उपलब्ध कराकर भारत में पशुपालन को, पशुधन विकास को एक उद्योग का रूप दिया जा सकता है। इससे भारत में दुग्ध उत्पाद भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और उसका निर्यात करके विदेशी मुद्रा का आगमन भी होगा देश में, है ना। ये हो गया आपका पशुधन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वेत क्रांति। नमस्कार।